Hello students, good morning. How are you all? So I hope you all are fine and your study is also very nice. Okay. So today we'll study chapter number 5, that is the fundamental unit of life. Okay, very interesting chapter and I like this chapter very much. Okay, and you also, after completing this chapter, you also realize that this chapter is very important. Okay, so let's start our science lecture. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, किसके बारे में हम ये बात करेंगे? तो ये हमने 8th में भी पढ़ा है. कब पढ़ा है? सेल. ठीक है, हमने सेल के बारे में हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में. अब क्या करना है? अब दोबारा से क्यों आया इसमें? क्योंकि अब उसके आगे जितना आपने 8th में पढ़ा था वो थोड़ा था. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन little more about cell, about different organelles of cell, about function of different organelles of cell. Okay, so some information about this you know, but again we have to look. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke, you know that, किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने किया था. ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो 8th में कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सबसे पहले सेल को देखा था, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी. So while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. As I told you, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में उन्होंने एग्जामिन कर रहे थे. देन ही सॉ दैट कंपार्टमेंट, और यू कैन से हनी बी का जो होता है कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है. और दैट टाइम उन्होंने क्या यूज़ किया था? जो वो होते हैं लेंसेज, जो होते हैं मैग्नीफाइंग लेंसेज जो होते हैं, वो यूज़ किया था. ठीक है, बिकॉज दैट टाइम माइक्रोस्कोप वॉज नॉट देयर, माइक्रोस्कोप्स वर नॉट देयर दैट टाइम. उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो नहीं बने थे. तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही सॉ लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क. एंड यू नो दैट कॉर्क इज़ अ डेड सेल. कॉर्क क्या होता है? बार्क होती है ट्री की, वो डेड सेल्स होते हैं. तो सबसे पहले जो उन्होंने देखा वो डेड था. ठीक है, दिस वॉज इन द ईयर भी आप लोग को बताया था मैंने 1665. इस टाइम हुआ था. सोचो कितने पहले की बात है, राइट? व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने खुद ने बनाया था. माइक्रोस्कोप नहीं बोलेंगे उसको, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बोलेंगे. वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही थे. उन्होंने देखे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. उन्होंने कहा दीज बॉक्सेस सेल. सेल क्या होता है? सेल क्यों नाम दिया उसका? तो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. meaning of cell is little room. He saw little room like structure, boxes like structure, compartment like structure in cork. ठीक है, बाद में हमने उसको सेल बोला, उन्होंने उसको सेल बोला. ये इंसिडेंट बहुत स्मॉल था, हम सोच सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात थी. दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. ठीक है, हम बोलेंगे क्या है इसमें, बट इसी से डिस्कवरी हुई थी सेल की. वो जो कॉर्क में हुक ने, रॉबर्ट हुक ने जो देखा, जो बॉक्सेस देखे, यही चीज़ जो आज हम जानते हैं इतनी सारी बातें सेल के बारे में, वो उसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो एक इतने छोटे इंसिडेंट से हुई थी. तो किसी भी स्मॉल इंसिडेंट को छोटा नहीं समझना चाहिए, हो सकता है वो बहुत बिग डिस्कवरी की शुरुआत हो, राइट? ओके, सो this may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. Now you can imagine, history of science में एक बहुत बड़ी बात थी, और ये पहली बार था कि this was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The first time he saw that, अब तक सब यही जानते थे कि ठीक है ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं, ये सब है. लिविंग थिंग्स जो होती है और भी स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, और भी स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, पहली बार देखा गया. एंड अब जो सेल है, अब तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, अभी भी यूज़ करते हैं. द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी. ठीक है, अभी तक हम यूज़ करते हैं, सेल ही बोलते हैं. मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसके बाद मैंने सेल बोला. ओके, तो तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल. अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में.
what our living organ is made up of. Next topic is, and this topic we'll discuss, we'll understand about this with the help of this activity. Okay, this activity is also very interesting and I think आप लोगों को याद आ जाए जब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था. Activity 5.1. What is this activity? What we have to do in this activity? Let us take a small piece from an onion bulb. अब याद आ गया होगा ना, लैब में हम लोग करते हैं ये एक्टिविटी. 8th में कराई थी मैंने आपको ये एक्टिविटी. क्या लेना है? अनियन बल्ब लेना है. देन with the help of a pair of forceps we can peel off the skin. कौन सी स्किन निकालनी है? जो एपिडर्मिस होती है, जो इसके नीचे मैंने ऐसे आप फोर्सेप लो और उससे पकड़ के रिमूव करोगे तो बिल्कुल स्किन निकल आएगी. ठीक है, एपिडर्मिस से. फ्रॉम द कनकेव साइड, इनर लेयर, ये ध्यान रखना है आपको, इनर लेयर से निकालनी, ऊपर से कोशिश मत करो. ठीक है, जहाँ जूसी सा होता है वहाँ से नहीं, नीचे से निकालनी है. कनकेव साइड मतलब इनर लेयर से आपको अनियन बल्ब के इनर लेयर से एक अनियन बल्ब का एक निकालो, पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है ऐसे स्लाइस जैसी होती है, फिर उसका अंदर वाला पोर्शन लगभग वाइट सा होता है, वहाँ से आपको एक पील निकालना है. ओके, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास. अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने उसको वाटर में नहीं दिया तो वो श्रिंक हो जाएगी. ठीक है, तो उसको तुरंत वॉच ग्लास में आपको तैयार रखना है वाटर, एंड देन यू हैव टू पुट दैट इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. ओके, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. नहीं तो फोल्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसमें उतना कंटेंट नहीं होगा वाटर का, क्योंकि वो रिमूव कर दिया आपने. ठीक है, तो तुरंत उसको क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको हम वाटर में, वॉच ग्लास में वाटर फिल करके रखेंगे, उसमें डाल देंगे. नाउ अब क्या करना है हमें, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड. सारी प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखनी है. जो एक्टिविटी होती है उसमें हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होती है. ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. ध्यान से, केयरफुली लिसन टू मी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, आपने पील निकाल लिया, उसे वॉच ग्लास में पानी था उसमें डाल दिया. देन लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Understood? क्या किया, ग्लास स्लाइड में थोड़ा पानी डाला, ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसमें जो आपने पील रिमूव किया है वॉच ग्लास से स्लाइड में ट्रांसफ़र करेंगे. देन मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए. देन अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश. अब बोलोगे कैमल हेयर पेंट ब्रश क्या होता है? वो ब्रश जो होता है जिससे आप कलर करते हो, वो कैमल हेयर पेंट ब्रश होता है. ठीक है, उसकी हेल्प ले लो पील को फ्लैट करने में, ट्रांसफ़र करने में. फोर्सेप की हेल्प नहीं लेना है, फोर्सेप से सिर्फ पील करना है, पील ऑफ करना है. उसके बाद आपको ब्रश का यूज़ करना है, जैसे आप कलर करते हैं, ड्राइंग करते हैं, दैट ब्रश यू हैव टू यूज़. देन मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट. ये हो गया, उससे ब्रश से आप क्या करो, अब सारे काम जो करेंगे हम, ट्रांसफ़र किया आपने, वो सब ब्रश से करेंगे. देन अब क्या करना है आपको, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, उसमें आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, कवर स्लिप लगानी है. टेक केयर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जब आप कवर स्लिप लगाते हो, उसमें बबल नहीं जाने चाहिए, एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए. एयर जाएगी तो बबल्स बन जाएंगे, तो बहुत धीरे से उसको रखना पड़ता है जब आप वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल. अब आप नीडल की हेल्प लोगे और उससे कवर कर दोगे. ठीक है, नहीं आता देन यू हैव टू सी कि टीचर्स कैसे करते हैं, मैंने आपको कैसे सिखाया है. ठीक है, ये क्या बन गया, दिस इज़ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील. टेम्पररी है. ठीक है, और भी तरीका मैंने आपको सिखाया था, उसे हम कलर भी करते हैं सेफ्रानिन से, फिर उसे रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा कलर को, फिर ग्लिसरॉल डाल के उसमें कवर स्लिप लगा सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. तो ये सिंपल, बहुत सिंपल है. टेम्पररी माउंट बनाया हमने, आयोडीन में भी कलर होता है, थोड़ा सा वो स्टेन हो जाएगा. ठीक है, we can observe this slide under low power followed by high power of compound microscope. Now we have to use compound microscope to see that onion peel cell.
सी दिस इज़ द फिगर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, लैब में भी रखा हुआ है, आपने देखा भी होगा। आई पीस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, देखो ऊपर आइज वहाँ पर हम देखते हैं। एंड यहाँ पर दो चीज़ें एडजस्टमेंट के लिए, एक तो है कोर्स एडजस्टमेंट, दूसरा फाइन एडजस्टमेंट। आपने देखा होगा मैं जो एडजस्ट करती हूँ, जब स्लाइड को हम स्लाइड कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, क्लिप में रखेंगे माइक्रोस्कोप स्लाइड को, उसके बाद में फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट से उसको एडजस्ट करती हूँ। देखा है ना आपने जब मैं करती हूँ। यहाँ पर one mirror is present because light is compulsory for this microscope. This is the base. So here with the help of this microscope we can see cells of onion peel, right? Okay, तो I think ये diagram tough होगा थोड़ा, but at least you can try to make this compound microscope. Okay, तो क्या करना है आपको, ये बना के ट्राई करना है compound microscope. So with the help of this microscope we can see cells of onion peel. Okay, ठीक है। Then अब आप जब देखोगे इसमें, जब आपने जो बनाया है टेम्परेरी माउंट बनाया, आपको यहाँ सेम जैसे मैंने बताया वैसे आपको रखना है। देन क्या ऑब्जर्व करोगे आप, क्या दिखाई पड़ेगा आपको, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। यस, बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, वो बॉक्सेस दिखाई पड़ेंगे जैसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है, सेम दिखाई पड़ता है, बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ता है। ये जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा, और डार्क कलर जो है बीच बीच में वो उसकी न्यूक्लियस है, ये भी दिखाई पड़ता है। अगर बहुत परफेक्टली अगर आपने स्लाइड बनाई है देन यू कैन ऑब्जर्व दिस न्यूक्लियस ऑल्सो। अदरवाइज cells though definitely you will see properly, you can see with the help of temporary slide. So we can try preparing temporary mount of peels of onion of different sizes. ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ेगा हमें, यही मिलेगा हमें। आप बड़ी स्लाइड बनाओ, मतलब ज़्यादा पील लो, थोड़ा लो, लेकिन सेल का साइज़ तो उतना ही होगा। आप डिफरेंट साइज़ की टेम्पररी माउंट बना सकते हो, लेकिन सेल जो होगा वो ऐसा ही होगा, स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, कैसे दिखाई पड़ते हैं, लगभग सारे एक जैसे। देखो यहाँ पर सारे सेल का जो साइज़ है और शेप है वो लगभग एक जैसा है, सारे एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। तो पूरा अनियन जो है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज, जितने भी डिफरेंट साइज़ के आप अनियन बल्ब के स्लाइड बनाओगे, ठीक है, बहुत छोटी बड़ी डिफरेंट ले ली तो आपको, लेकिन सेल जो होगा वो ऐसा ही दिखाई देगा, सेल जो है वो सिमिलर है। डिफरेंट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेज हैव similar small structures visible under a microscope. ठीक है, the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. It means कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी आपने ली, कोई भी चीज़ ली, अनियन लिया या आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर एनिमल सेल, ठीक है, अब जगह अलग अलग नहीं कि लीवर सेल ले ली, स्किन सेल ले ली, स्किन की ले रहे हो तो वो सारी एक जैसे सेल से बनी है। ठीक है, और ऐसी अनियन बल्ब पूरा जो है आपने कहीं से भी पील निकाला है डिफरेंट अनियन का, मतलब स्किन जो है, स्किन सेल जो एक टाइप की है वही सारे ह्यूमंस में उस टाइप की स्किन वैसी ही होगी। ऐसे ही प्लांट की बात करें, अनियन में जो सेल है वो सारे अनियन में वैसे ही होंगे। ठीक है, जिस भी अनियन से वो आए हैं। सो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर that we see are the basic building units of the onion bulb, and we are studying about fundamental unit of life। यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अनियन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो हमने देखा अपने टेम्परेरी स्लाइड में, इसको बोलते हैं हम सेल्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। ओके, सिर्फ अनियन ही नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑल However, there are also single cells that live on their own। ठीक है, हमने देखा सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, all living organisms are made up of cells, सभी सेल से ही मिलकर बने होते हैं। However, there are also single cells that live on their own, मतलब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं हम, ये जो लिखा हुआ है मोर टू नो, इसके बारे में थोड़ा जान लो, क्या लिखा हुआ है। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. This we know, okay?
ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मैंने बोला ना आपको, वो माइक्रोस्कोप उन्होंने अपने आप बनाया, सिंपल सा आप कह सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, उससे देखा उन्होंने। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। उन्होंने कॉर्क स्लाइस में देखा, प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा प्राइमरी, बहुत पहले का माइक्रोस्कोप में देखा। देन इन 1674, सोचो उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं थे तो उन्होंने सेल देखा। जब माइक्रोस्कोप आए तब हमें पूरी स्ट्रक्चर का के बारे में पता चला, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तब तक आ गया था, उन्होंने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ से देखो 1665 से उन्होंने देख लिया 1665 में, फिर 1674 में, लगभग 9-10 साल का टाइम है, उसके बाद ही हम प्रॉपरली देख पाए। जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बन गया तो लिविंग सेल्स को ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में पहली बार देखा, ठीक है। उसके बाद सेल देख लिया 1674 में। अगर आप देखो लिविंग सेल को हमने 1674 में देखा। देन 1831, इमेजिन करो 1674 से लेकर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। इतना लंबा गैप था, ऐसी कोई भी डिस्कवरी साइंस में नहीं हो जाती, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल, ओके। फिर 1839, टाइम गैप देखो और समझो, किंजे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। किसके लिए? उन्होंने स्टडी की, उन्होंने देखा कि फ्लूइड होता है एक सेल के अंदर और न्यूक्लियस होता है, उसको बोला प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने सेल थ्योरी दी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा, और सेल थ्योरी क्या है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी शील्डन एंड स्वान 1838 और 1839। इन्होंने देखा था सेल मेम्ब्रेन भी इन्होंने देखा था, श्वान जो थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की थी। फिर इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज़ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, एंड सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग उससे बनते हैं और बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन की, वर्च्यू ने एक्सप्लेन की 1855 में, ये जो मैं बोल रही थी, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, ठीक है। ये दी थी वर्च्यू ने, और उसको मतलब सेल थ्योरी की और एक्सपेंड किया था और स्टडी की थी। उसके बाद क्या हुआ, इन 1940 में बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया। इसके बाद पॉसिबल हुआ जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो पॉसिबल हुआ, हमने वो ऑब्जर्व किया। नाउ सी हियर, यू कैन सी हियर कि बहुत लंबा गैप है। 1665 से शुरू हुआ था ये, और 1940 में जाके, 1940 मतलब अभी आपका 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है सपोज, तो 1940 बहुत दूर नहीं है, ठीक है। मतलब 19th सेंचुरी में जाके ये जो कहा 16 में शुरू हुआ था, और 1940 में जाके हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी पॉसिबल हो पाई। समझ में आ रही है? तो ये क्या क्या साथ साथ चल रहा था। माइक्रोस्कोप की जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे हमने लेंसेज के बारे में जाना, हमने माइक्रोस्कोप बनाया, वैसे वैसे हमने और जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करनी पॉसिबल कर पाई। हम तभी पॉसिबल हो पाया कि हम उसको देख पाए, ठीक है ना। सभी का साथ साथ चलता है, साइंस में हर चीज़ साथ साथ चलती है, ओके। So the invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. जैसे लेंसेज की डिस्कवरी हुई तो फिर क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम देख पाए। जब तक मैग्नीफाइंग लेंसेज नहीं थे, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हम उससे अनअवेयर थे, हमें अवेयर ही नहीं थे हम कि ऐसा भी होता होगा, बिकॉज वी कैन नॉट सी। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें हम एबल हो पाए उनको देखने के लिए, ठीक है।
It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. Amoeba हमें पता है unicellular organism होता है, but only one cell is present in amoeba. ठीक है, अमीबा में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है. अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीनिंग ऑफ यूनि इज सिंगल. Single celled organisms. All these amoeba, chlamydomonas, paramecium are single celled organisms. On the other hand, many cells group together. Okay, so we can categorize organisms into two categories: unicellular and multicellular. What is the meaning of unicellular? क्या हो गया मीनिंग? यही मीनिंग हो गया, जो सिंगल सेल से बने हुए हैं वो यूनिसेलुलर हो गए. ठीक है, अब वही सेल बहुत सारे एक साथ मिल गए एंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी and assume different functions in it to form various body parts. So this type of organism are called multicellular organism. Multi means many, like fungi, plant, animal. We are multicellular. So when only one cell is present in any organism, it is called unicellular organism. All function, different type of function, उसे किससे करना पड़ेगा? Only with the help of that only single cell. But in multicellular organism, different cells are present for different function. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे सेल प्रेजेंट है. एंड every multicellular organism has come from a single cell. How? Cell divides to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. तो क्या बताया मैंने आपको? जैसे फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. हमें डिफरेंट वर्क करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं. बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें सिर्फ एक ही सेल से सारे फंक्शन करने पड़ते हैं. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब सेल थ्योरी में एक और चीज़ बोली गई थी कि सेल्स जो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. कैसे बनते हैं? और एक और चीज़ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. तो कैसे? तो सेल डिवाइड होता है, अपने जैसा सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स सारे सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं. ठीक है, ओके. देन वन एक्टिविटी इज देयर. So activity we'll do in our next lecture. For today it is enough. About today हमने क्या पढ़ा? आज हमने इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको सेल्स के बारे में. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, आपको टेम्परेरी माउंट कैसे बनाना है उसके बारे में, अनियन पील का हमने बनाया. एंड अब आपको क्या करना है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं ये लिखने हैं. ठीक है, एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. टिल देन पढ़ो अच्छे से, पूरा चैप्टर पढ़ना है सही से, पूरा रिवाइज कर लेना. क्योंकि अब आप ये सोचोगे कि हमने 8 में भी पढ़ा हुआ है, अब इसमें कौन सी नई बात आ गई. बहुत सारी नई बातें हैं इसमें. ओके, बहुत सारी नई बातें हैं जो आपको करनी है. और आज आपको क्या होमवर्क करना है? आपको ये डिफरेंट टाइप की, देखो इसमें मेरा ये वाला क्लियर, नर्व सेल क्लियर नहीं है, आपकी बुक में क्लियर बना होगा, तो आपको ये डायग्राम बनाना है. ठीक है, various cells from the human body. This figure you have to make in your fair notebook. ठीक है, और आपको क्या करना है? एक और है आपका होमवर्क, ये जो है मोर टू नो, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में नॉलेज हो जाए. ठीक है, ये जो है फेयर नोटबुक में करना है. एंड दिस फिगर यू हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक. बोथ यू हैव टू डू. ठीक है, एक्टिविटी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो फिर से पढ़ना पूरा अच्छे से. ओके, ट्राई करना सब कुछ, एक एक चीज़ समझ में आ जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और कोई भी चीज़ छूटे नहीं. पूरा एक एक चीज़, जब आपको क्वेश्चन आंसर जब हम करते हैं तो फिर यही चीज़ें काम में आती हैं. ठीक है, तो जब चैप्टर पढ़ा करो तो अपने आप क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया करो. क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर ढूंढा. ठीक है, तो ऐसे करने की कोशिश किया करो और इससे क्या होगा? सेल्फ स्टडी हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? होमवर्क भी समझ में आ गया, तो सबको ये करना है. राइट, चलो टेक केयर, बाय.